हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वर्कशीट 27 जो कि चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। और आज वीडियो में चर्चा का मेन टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ व कैसे होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि गैसों का विनिमय लंग्स के अंदर कैसे होता है। आइए समझते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। स्टूडेंट्स, हम मानव श्वसन प्रणाली को कार्य के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वह भाग जो बाहरी वातावरण से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है और दूसरा वह भाग जहां पर फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्वसन अंग नाक से। नाक के अंदर जब वायु प्रवेश करती है तो नाक में जो बाल होते हैं वह बाल बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स व हानिकारक रोगाणुओं को फिल्टर करने का कार्य करती है ताकि वह रोगाणु हमारे शरीर में आगे ना जा सकें। नाक के बाद नासाद्वार को श्वास नली से कनेक्ट करने का जो मार्ग होता है उसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी नीचे आकर श्वास नली से जुड़ी होती है। श्वास नली एक उपास्थि से बनी हुई वलयाकार संरचना होती है जिसमें श्लेष्मा व सीलिया होते हैं। सीलिया बहुत महीन महीन और छोटे बाल होते हैं जो सांस में आने वाले हानिकारक रोगाणुओं व डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का कार्य करते हैं। उनके लिए एक बैरियर का कार्य करते हैं ताकि वह पार्टिकल्स फेफड़ों तक ना पहुंच सकें। यह श्वास नली फेफड़ों के पास आकर के दो शाखाओं में विभाजित होती है। इन शाखाओं को श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनियाँ दाएं व बाएं फेफड़े में अंदर प्रवेश करती हैं। ये श्वसनी जब फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं तो पुनः छोटी छोटी अन्य शाखाओं में विभाजित होती हैं और फेफड़े के अंदर श्वसनिकाओं का पूरा एक जाल बना देती हैं। ये श्वसनिकाएं लास्ट में एक गुब्बारे के जैसी संरचना से जुड़े होते हैं जिस संरचना को हम कुपिका कहते हैं। यह कुपिका सिंगल सेल एकल कोशिका से बनी होती है। इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से कुपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। इस चित्र की सहायता से हम समझेंगे किस प्रकार एल्वियोलस मीन्स कुपिका व कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। हम इस चित्र में सबसे पहले देख रहे हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी वह धमनी है जो हृदय से अशुद्ध रक्त मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर फेफड़ों में आती है। फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा वह सिराएं हैं जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर हृदय तक जाती है। ये जो आप रेड एरो के निशान देख रहे हैं यह फेफड़ों के अंदर आती हुई ऑक्सीजन को दर्शाता है। वे नीले जो एरो के निशान देख रहे हैं यह ब्लड से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च श्वसन के द्वारा बाहर करने के रास्ते को शो करता है। ये ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज। ये जो नीले रंग की आरबीसीज हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ये रेड आरबीसीज आपको दिखाई दे रही हैं इनमें ऑक्सीजन उपस्थित है। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं किस प्रकार यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जब सांस के द्वारा ऑक्सीजन
कुपिका के अंदर फिल हो जाते हैं। जो आप ये वाइट स्पेस देख रहे हैं, सफ़ेद रंग की जो जगह देख रहे हैं, इसमें वायु भरी हुई है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो यह ऑक्सीजन अपनी अधिक मात्रा की तरफ से कम मात्रा की तरफ मूव करता है और इस प्रकार रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। अब जब इस अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और इस वायु में जो यहाँ कुपिका के अंदर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ निकल जाती है, गति करती है और इस प्रकार रक्त शुद्ध होकर के फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा दोबारा से हृदय में चला जाता है। रक्त में जो एक हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है, वह ऑक्सीजन को अपने साथ चिपकाने का कार्य करता है और ऑक्सीजन को अपने साथ चिपकाकर पूरे शरीर में, कोशिकाओं में, ऊतकों में जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक उसे लेकर जाता है। इस प्रकार कुपिकाओं में, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सांस लेने व सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में। सांस लेने को हम अंतःश्वसन व सांस छोड़ने को उच्छ्वसन भी कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, इसका मतलब होता है हम ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अपने अंदर खींचते हैं। जब पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों का संकुचन होता है तो डायफ्राम एक संरचना होती है। जो आप ये रेड कलर की संरचना ये देख रहे हैं, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो वक्षीय गुहा, हमारे अंदर फेफड़ों का जो आयतन है वह बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण इस डायफ्राम पर नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, जिसके कारण यह नीचे की तरफ दबता है और यहाँ फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है। लेकिन उच्च श्वसन के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं तो मुख्य रूप से CO2 का निष्कासन होता है, पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों का शिथिलीकरण होता है और डायग्राम पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाता है, गुंबद के जैसी अवस्था में आ जाता है। पहले जो नीचे दब गया था, सीधा हो गया था प्रेशर लगने के कारण, वह अब दोबारा से अपनी पुनः अवस्था में, पहले वाली में आ जाता है। और वक्षीय गुहा का आयतन, फेफड़ों के अंदर का जो आयतन है वह कम हो जाता है, वायु का दाब कम होता है और फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया में मांसपेशियों को आराम मिलता है और इस प्रकार मानव में श्वसन का कार्य पूर्ण होता है। मानव श्वसन तंत्र के आधार पे यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। इन प्रश्न को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है। हमने पीछे वीडियो में पढ़ा, उपास्थि वलय कार्टिलेज रिंग्स श्वास नली में प्रेजेंट होती हैं और यह श्वास नली के आकार को बनाए रखने का कार्य करती हैं ताकि हवा के ना होने पर भी श्वास नली पिचके ना, उसका आकार बना रहे। सेकंड क्वेश्चन है, बड़े बहुकोश के जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। स्टूडेंट, जैसे बहुकोश के जीव होते हैं, इनमें हमने पीछे पढ़ा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए बहुकोश के जीवों के अंदर एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त में एक वर्णक होता है, लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही रक्त का, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाएं। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जब सांस अंदर लेते हैं, अंतःश्वसन करते हैं, तो जो इस तरह की शेप डायफ्राम की होती है वह नीचे की तरफ प्रेशर लगने के कारण
फ्लैट हो जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो पुनः गुंबद के आकार की बन जाती है। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का टॉपिक मानव श्वसन तंत्र। इस वीडियो में हमने पढ़ा मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, व सभी अंगों का क्या क्या कार्य होता है। साथ में हमने यह भी जाना रक्त फेफड़ों में कैसे शुद्ध होता है। स्टूडेंट्स, यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप जानते हैं वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प इस टॉपिक को समझने में हो सके। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।